सोचिए कि हमने ना अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मोबाइल पर कोई नया वीडियो खोला, बस 5 मिनट के लिए, है ना? और अचानक 2 घंटे बीत गए। और दिमाग एकदम भारी हो जाता है उसके बाद। बिल्कुल, बहुत सारी नई बातें तो पता चल गईं, पर अंदर एक अजीब सा खालीपन लगता है, जैसे ऊर्जा बढ़ने के बजाय और कम हो गई हो। आज हम इसी चर्चा में गहराई से उतरेंगे। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव का मूल विषय यही है। हमारे सोर्सेज में एक बेहद शांतिपूर्ण और आत्मिक चर्चा शामिल है जो नानाजी और संकेत के बीच हुई है। हाँ, और इस विश्लेषण का जो मिशन है वो यही समझना है कि कैसे हम इंटरनेट की इस शोर शराबे वाली दुनिया से बाहर निकलकर खुद को शांति और असल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा सकते हैं। एकदम, किसी पारिवारिक सत्संग या गुरुकुल जैसा माहौल है ना, जहां सदियों पुरानी विजडम को आज की बीमारियों का उपचार बनाने के लिए जोड़ा गया। एग्जैक्टली। इस बीमारी को समझने के लिए मुझे ना एक खेती की बड़ी प्यारी एनालॉजी याद आती है। जैसे एक किसान चाहे दुनिया के सबसे बेहतरीन और शुद्ध बीज जमा कर ले, हाँ, अपने घर को भर ले उन बीजों से। वही तो, लेकिन अगर वो उन्हें मिट्टी में नहीं बोएगा, वक्त पर पानी नहीं देगा, तो फसल कभी नहीं उगेगी। बस उन्हें बैठकर देखता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत सटीक बात है। मोबाइल पर लगातार नए आइडियाज देखना और उन्हें आचरण में ना उतारना बिल्कुल वैसा ही है। ज्ञान तभी फलित होता है जब वो कर्म की मिट्टी में जाता है। सही बात है। तो सबसे पहले उस बीमारी को पहचानते हैं जो हमें बीज बोने नहीं दे रही। संकेत ने ना मोबाइल यूजर्स को मूल रूप से 3 हिस्सों में बांटा है। हाँ, उन्होंने बड़ा स्पष्ट वर्गीकरण किया है। पहले तो वो लोग हैं जो पूरी तरह सिर्फ टाइम पास के लिए बिना मकसद रील्स देखते हैं। लगातार देखते ही रहते हैं। राइट। दूसरे वो जो इसे अपने बिजनेस या काम के लिए प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राइट। और तीसरा है लर्नर्स, यानी सीखने वाले लोग, जो हमेशा नई जानकारी और ज्ञान की तलाश में रहते हैं, है ना? बिल्कुल। और आमतौर पर कोई भी यही सोचेगा कि पहला वर्ग सबसे खराब स्थिति में। लेकिन संकेत यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य रखते हैं। अच्छा, वो क्या? वो बताते हैं कि इन तीनों में से ना सबसे बड़ा ट्रैप यानी जाल यही लर्नर्स वाला है। लोग इस सीखने के जाल में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी थकान का एहसास तक नहीं होता। वेट, यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी। मतलब सीखना तो हमेशा एक बहुत अच्छी और पवित्र बात मानी जाती है ना? हाँ, आमतौर पर सब यही सोचते हैं। अगर कोई शुद्ध विचार ग्रहण कर रहा है, लगातार नया ज्ञान ले रहा है, तो वो एक ट्रैप कैसे हो सकता है? उसमें तो इंसान की आत्मिक उन्नति ही होनी चाहिए ना, ज्ञान बुरा कैसे हो सकता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, पर इसे समझने के लिए थोड़ा मनोवैज्ञानिक गहराई में जाना होगा। दिक्कत उस जानकारी या ज्ञान में नहीं है, दिक्कत उस भावना में है जिसके तहत वो ग्रहण किया जा रहा है। मतलब इंटेंशन में गड़बड़ है? एक तरह से हाँ। सोशल मीडिया पर ना एक अजीब सा भ्रम है, चकाचौंध। जब लोग वहां दूसरों की भरी पूरी जिंदगी देखते हैं, जैसे किसी का करियर आगे बढ़ रहा है, किसी की सफलता की नई ऊंचाइयां, बिल्कुल, तो एक अनजानी तुलना शुरू हो जाती है। वहां सबकी जिंदगी बहुत भरी हुई दिखती है और उसके सामने अपना जीवन थोड़ा खाली लगने लगता है। ओ, तो उस खालीपन को भरने के लिए लोग और सीखने भागते हैं। एग्जैक्टली। इस आंतरिक असुरक्षा को भरने के लिए दिमाग बेचैन होकर कहता है कि मैं और सीख लूं ताकि मैं भी उनके जैसा बन सकूं। अरे बाप रे! इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि लोग असल में विद्या के लिए नहीं सीख रहे, बल्कि अपने डर और किसी अधूरेपन को छिपाने के लिए बाहर भाग रहे हैं। और जब डर के मारे हम लगातार अलग अलग दिशाओं में सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो दिमाग में एक साथ 10 अलग अलग आइडियाज घूमने लगते हैं। और दिमाग पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाता होगा। बिल्कुल। एक भी काम ढंग से नहीं होता, इंसान बुरी तरह थक जाता है और उसकी आत्मिक शांति घट जाती है। यहाँ पर दिमाग एकदम पैरालिसिस की स्थिति में आ जाता है ना? वही तो। इसीलिए संकेत और नानाजी दोनों मिलकर इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का गहरा अंतर समझाते हैं। मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना आंतरिक बदलाव नहीं है। सही कहा। जानकारी को आचरण में ढालने के लिए एक शुद्ध कंटेनर यानी ढांचे की जरूरत होती है। ज्ञान जब तक ठहराव के साथ जीवन में ना उतरे, वो बस दिमाग की सतह पर तैरता रहता है। तो ये ठहराव लाएं कैसे? यहाँ मुझे नानाजी का वो हैरतअंगेज निजी अनुभव याद आ रहा है। हाँ, वो किताबें पढ़ने वाला नियम। एग्जैक्टली। आजकल लोग ना फास्ट फूड कंपटीशन की तरह टारगेट बनाते हैं कि इस साल 100 किताबें पढ़नी है।
लेकिन नाना जी बताते हैं कि वो पिछले 1.5 साल से सिर्फ एक 210 पेज की किताब पढ़ रहे हैं। 1.5 साल में सिर्फ 210 पेज? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है आज के दौर में। है ना? पर उनका नियम बड़ा गहरा है। उनका मानना है कि जब तक वो उस किताब की एक अच्छी लाइन को पूरी तरह अपने आचरण में उतार नहीं लेते, वो आगे पढ़ते ही नहीं है। इसे ही उन्होंने शायद बॉल को कैच करना और अंडरलाइन करना कहा है। वो अंडरलाइन करते हैं और फिर 2-3 महीने तक बस उस एक विचार पर चलते हैं। लगातार चेक करते हैं कि क्या ये लाइन सिर्फ पढ़ने तक सीमित है या आचरण में आई। यहाँ पर हमारे सीखने की यात्रा का एक बड़ा खास और शुद्ध फ्रेमवर्क सामने आता है, जिसे द संकल्प कर्मा संस्कार लूप कहा गया है। हाँ, द संकल्प कर्मा संस्कार लूप, ये बहुत पावरफुल है। ये सच में एक आत्मिक यात्रा जैसा है। एक असरदार लाइन पढ़ना दिमाग में शुद्ध विचार डालता है, ये संकल्प है। फिर 2-3 महीने लगातार उसे जीना कर्मा है। और जब एक ही शुद्ध कर्मा लगातार किया जाए तो वो संस्कार बन जाता है। सही कहा। फिर बदलाव स्थायी हो जाता है। और इस लूप को एक शुद्ध ढांचा देने के लिए नानाजी ब्रह्मा कुमारी इसकी भट्टी क्लासेस का प्रभावशाली उदाहरण देते हैं, जिसे हम यहाँ द डिजिटल डिटॉक्स भट्टी मॉडल कह सकते हैं ना? एग्जैक्टली, द डिजिटल डिटॉक्स भट्टी मॉडल। इसमें लोग 5 दिन तक एक बेहद शुद्ध और पवित्र वातावरण में रहते हैं, जहां पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स किया जाता है। जहाँ कोई मोबाइल स्क्रीन या बाहर का शोर नहीं होता, बस आत्मचिंतन होता है। इससे दिमाग को वो स्थिरता मिलती है जहां ज्ञान आचरण में ढल सके, दिमाग के अनंत विचार शांत हो जाते हैं। अगर इसकी तुलना आहार से करें ना, तो आजकल लोग फास्ट फूड की तरह जल्दी जल्दी खाते हैं, जिससे पोषण नहीं मिलता। सिर्फ पेट भरता और गैस बनती है। बिल्कुल। इंटरनेट पर लगातार स्क्रॉल करना दिमाग को फास्ट फूड खिलाने जैसा ही तो है, जबकि नाना जी का तरीका बिल्कुल सात्विक भोजन जैसा है। धीरे धीरे शांति से चबाकर खाना, ताकि वो आत्मा को सहेजें। और दिमाग को सात्विक पोषण देने के लिए वो एक और बेहद आसान पर असरदार अभ्यास बताते हैं, द स्वमन प्रैक्टिस। हाँ, द स्वमन प्रैक्टिस सच में बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें करना क्या होता है? बस एक छोटी सी पर्ची पर अपने लिए एक शुद्ध संकल्प लिखकर अपनी जेब में रख लेते हैं और दिन भर जहां मौका मिले उसे चेक करते हैं कि क्या मैं इस पर टिका हूं। वही ना, क्योंकि आजकल हमारी आदत है कि खाली वक्त मिला नहीं और हाथ जेब में गया मोबाइल निकालने के लिए। पर जब हाथ जेब में जाए और मोबाइल की जगह वो पर्ची आए, तो ध्यान तुरंत भटकने से रुक जाता है। एक तरह का पैटर्न इंटरप्ट काम करता है। एग्जैक्टली। ये फोन की आदत को तोड़कर ध्यान को वापस आत्मा की ओर मोड़ देता है। ये आदत तोड़ने का बड़ा ठोस मनोवैज्ञानिक तरीका है। ये कमाल का तरीका है सच में। लेकिन एक सवाल फिर भी उभरता है, अगर धीरे धीरे सीखना और ठहराव इतना शांतिदायक है, तो लोग बार बार उस शोर और अफरा तफरी में क्यों भागते हैं? इसका जवाब संकेत बड़ा वैज्ञानिक तरीके से देते हैं। ये पूरा खेल दिमाग की केमिकल्स और हमारी उलझी हुई भावनाओं का है। मतलब दिमाग का कोई रसायन हमें फंसाता है इसमें? हाँ, जिसे डोपामिन कहते हैं। जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या नई किताब खरीदते हैं, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ओ, और हमें बिना कुछ किए ही लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। बिल्कुल। इसे हम एक डोपामिन इल्यूजन कह सकते हैं, झूठी संतुष्टि। लोग किताब खरीद कर ही संतुष्ट हो जाते हैं और असली मेहनत की ऊर्जा खो देते हैं। और इस डोपामिन इल्यूजन के साथ एक और बहुत दुखद वजह भी है। लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और परेशानियों से भागने के लिए करते हैं। इमोशनल एस्केपिज्म है ना। नानाजी और संकेत दोनों मानते हैं कि लोग अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं आजकल। वही ना, खुद को हर बात पर कोसते हैं और उस आंतरिक दुख से भागने के लिए, उस रियलिटी को सहने के बजाय वो मोबाइल की दुनिया में छुपने का रास्ता चुनते हैं। इस एस्केपिज्म को समझने के लिए नानाजी ने बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। जैसे जब कोई छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है और रो रहा होता है, हाँ, तो माता पिता जमीन पर हाथ मारते हैं या डांटते हैं कि देखो जमीन खराब है, इसने गिरा दिया। पर जमीन पर हाथ मारने से बच्चे के घाव थोड़ी ठीक होते हैं। बस उसका ध्यान भटकाया जाता है ताकि वो दर्द भूलकर रोना बंद कर दे। हम बड़े होकर भी दिमागी रूप से यही तो कर रहे हैं। अपना दुख एड्रेस करने के बजाय खुद को इंटरनेट से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सही कहा। दुख आता है तो हम मोबाइल उठा लेते हैं। पर यहाँ मैं थोड़ा ठहरना चाहूंगी। जब हम किसी गहरे दुख में होते हैं, तो उस दर्द को भुलाने के लिए तुरंत ध्यान भटकाना या मूड शिफ्ट करना तो सबसे आसान लगता है ना। हाँ, नेचुरल स्वभाव यही लगता है इंसान को।
तो क्या दर्द से बचने के लिए थोड़ी देर खुद को डिस्ट्रैक्ट करना सच में इतना गलत है? देखिए, डिस्ट्रैक्शन दर्द को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे दबा देता है। जैसे ही आप स्क्रीन बंद करेंगे, वो आंतरिक दुख दुगनी ताकत से वापस आएगा। ओह, क्योंकि उसका असली इलाज तो हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली इसलिए संकेत एक आत्मिक सोल्यूशन बताते हैं। वो कहते हैं, मूड शिफ्ट मत करो। दुख हो तो उससे डिटैच होकर सिर्फ एक दृष्टा की तरह देखो। यानी भावना से भागने की बजाय उसके पास खड़े होना। सही। वो कहते हैं कि खुद से बात करो और कहो, संकेत, तुम्हें इस बात पर दुख हो रहा है, मैं जानता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। इसे ही असली सेल्फ लव कहते हैं। जब हम ऐसी सहारा देने वाली आवाज बनते हैं तो दुख अपना प्रभाव खोने लगता है और खुद ही डिसॉल्व होने लगता है। बिल्कुल। दर्द से भागने की बजाय पूरे शांत मन से खुद को संभालना ही आत्मकल्याण का मार्ग है। तो अगर हम उस एस्केपिज्म को छोड़ देते हैं, तब उस खाली हुए समय और ध्यान को प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करें? क्योंकि आदत तो फिर मोबाइल की तरफ खींचेगी। उसके लिए संकेत और नाना जी ने कुछ बेहद ठोस उपाय बताए हैं। सबसे पहला तो अपना वाय यानी मूल मकसद तय करना जरूरी है। कि आखिर हमारी आत्मिक और बौद्धिक उन्नति के टारगेट्स क्या हैं, है ना? सही पकड़ा। जब तक दिशा तय नहीं होगी, इंसान भटकेगा ही। और इसके बाद आता है स्टीव जॉब्स का 18 घंटे का नियम। वो नियम कैसे काम करता है? इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ अगले 18 घंटे में क्या शुद्ध कर्म करना है, उस पर फोकस करें। बाकी आगे पीछे की चिंता भूल जाएं। वाओ, इससे दिमाग का शोर बहुत कम हो जाता होगा और वर्तमान में फोकस बढ़ता होगा। लेकिन आलस और अलबेलेपन का क्या? वो तो सबसे बड़ी रुकावट है। उसी आलस को हराने के लिए नाना जी एक अदृश्य बॉस बनाने को कहते हैं, यानी पेपर पर एक टू डू लिस्ट बनाना। हाँ, क्योंकि वो सदियों पुरानी सीख है ना कि आलस आलस कराता है और फुर्ती फुर्ती लाती है। पेपर पर लिखा अनुशासन दिमाग को दिशा देता है। सही कहा। दिन की शुरुआत आलस से होगी तो पूरा दिन दिमाग भटकेगा। और इन सभी बातों में जो सबसे प्रैक्टिकल टिप है जिसे अभी अपनाया जा सकता है, वो है कि स्क्रॉल मत करो, सर्च करो। ओ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। स्क्रॉल करने में तो हम सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में फंस जाते हैं ना, ऑटो प्ले चलता रहता है। हाँ, और एंडलेस स्क्रॉलिंग दिमाग को बेहोश कर देती है। पर जब हम सर्च करते हैं तो दिमाग को जागरूक होकर एक कॉन्शियस फैसला लेना पड़ता है कि आखिर मुझे क्या देखना है, और दिमाग बार बार नए डिसीजन लेने से जल्दी थक जाता है। वही तो नतीजा ये होता है कि इंसान खुद ही थककर स्क्रीन छोड़ देता है। नाना जी ने बताया कि वो सिर्फ अपनी उन्नति के लिए मुरली सर्च करते हैं, सुनते हैं और बंद कर देते हैं। तो बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे लंगर में हम सिर्फ उतना परोसते हैं जितनी भूख होती है और जो शुद्ध होता है। बिल्कुल सही तुलना। सर्च करना दिमाग को सिर्फ जरूरत का शुद्ध ज्ञान परोसने जैसा है, जबकि स्क्रोलिंग तो बिना भूख के उस वर्चुअल दुनिया में लगातार ओवर ईटिंग करना है। इससे तो आत्मिक बीमारी ही पनपेगी। बहुत ही शुद्ध बात कही आपने। और क्योंकि भटकते मन को एकदम बंधना मुश्किल है, संकेत इसके लिए एक आखिरी टिप देते हैं। वो कहते हैं, अपनी टू डू लिस्ट में नॉन प्रोडक्टिव कामों का भी टाइम तय करें। यानी अगर मनोरंजन के लिए मोबाइल चलाना ही है तो उसका वक्त भी पहले से फिक्स हो। हाँ, ताकि हम खुद उस वक्त के मालिक बने रहें, अपने आलस या डिस्ट्रैक्शन के गुलाम नहीं। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो आज हमने समझा कि सीखने की आदत कैसे एक जाल बन सकती है जब वो सिर्फ अधूरेपन को भरने की कोशिश हो। फिर हमने द संकल्प कर्मा संस्कार लूप और द डिजिटल डिटॉक्स भट्टी मॉडल के जरिए आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया देखी। साथ ही डोपामीन इल्यूजन और इमोशनल एस्केपिज्म को भी पहचाना, जिसका असली उपचार खुद से भागना नहीं बल्कि ठहराव और सेल्फ लव है। सही दिशा में समेटा है। और इस पूरे विश्लेषण का जो असली सार है वो ये है कि हमें अपने माइंड के मेन्यू को खुद सिलेक्ट करना आना चाहिए। कोई दूसरा हमारे माइंड पर राज ना करे। अपना ध्यान खुद रखना है ना? एग्जैक्टली। नाना जी का आखिरी फिल्टर हमेशा याद रखें। हर कंटेंट से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग और आत्मिक उन्नति में मददगार है? अगर अंदर की शुद्ध आत्मा कहे हाँ तो अपनाएं, वरना छोड़ दें। ये चुनाव ही हमारी असली आजादी है। इस सत्संग रूपी चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल सुनने वालों के चिंतन के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर आज हम इस बात पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, तो जरा विश्राम करके ठहरिए और सोचिए, हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारी इन मोबाइल आदतों को हर दिन चुपचाप देख रही है, उन्हें हम अनजाने में कौन से डिजिटल संस्कार विरासत में देकर जा रहे हैं?
क्या हम उन्हें आत्मकल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं या सिर्फ भटकाव का भ्रम? ये सच में एक बेहद आत्ममंथन वाला सवाल है, जिसे हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये डीप ड्राइव सुनने वालों के आत्मकल्याण और शुद्ध विचारों के मार्ग पर सहायक सिद्ध होगा। शांति और स्नेह के साथ आगे बढ़ते रहें।